एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC5 वुमेन इन हिस्ट्री इसके यूनिट 1 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम हिंदी में लिंग भेद कहते हैं, इस विषय को प्रारंभ करेंगे। तो लिंग भेद को जानने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लिंग भेद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का तात्पर्य यह है कि लैंगिक आधार पर जो भेदभाव होता है, जैसे स्त्री और पुरुषों के बीच में लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे ही हम लिंग भेद कहते हैं। तो लिंग भेद को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटेंगे। प्राचीन कालीन भारत में महिलाओं की स्थिति, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति और आधुनिक काल में महिलाओं की स्थिति, क्योंकि हम उनकी तुलना पुरुषों से कराएंगे। तो इस तरह से हम 3 भाग में बांट के अंततः उसका निष्कर्ष करेंगे। तो चलिए इस विषय को, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और रोचक है, इसे प्रारंभ करते हैं। हिंदी व अंग्रेजी साहित्य में 3 प्रकार के लिंग का वर्णन मिलता है, जबकि संस्कृत साहित्य में यह संख्या 4 बताई गई है। किंतु इतिहास में हमारा संबंध केवल 2 से ही है, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नाम से जाना जाता है। भारत सदैव से ही एक पुरुष प्रधान देश रहा है। यहाँ स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, परंतु इसका तात्पर्य कदाचित नहीं है कि समाज में स्त्रियों को कोई महत्व नहीं है, परंतु यह पूर्णतया स्पष्ट है कि इतिहास के विभिन्न युगों में उनकी स्थिति में उत्थान पतन दृष्टिगोचर होता रहा है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। वात्सायन ने भी संकेत दिया है कि स्त्रियां व पुरुषों की सापेक्ष स्थिति किसी भी देश अथवा सभ्यता का मानदंड होती है। इस प्रकार से हमने इसकी भूमिका देखी। अब हम इसका अलग अलग काल में लिंग भेद पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन काल में देखें। प्राचीन काल में लिंग भेद की स्थिति क्या थी? प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा का अवलोकन करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में स्त्रियों को आदर किया जाता था और वे सभी बंधनों से मुक्त थी। प्रत्येक दृष्टिकोण में वह पुरुषों के समान स्थान प्राप्त किए हुए थी। वह पुरुषों के साथ गोष्ठियों, धार्मिक उत्सवों और दार्शनिक वाद विवादों में भाग लेती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में अवनति होने लगी थी। उन पर कई धार्मिक व सामाजिक बंधन लगा दिए गए थे। धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों में भी स्त्रियों की निम्न स्थिति की पुष्टि होती है। स्त्री के साथ भोजन वर्जित कर दिया गया था और प्रतिवाद न करने वाली महिलाओं की प्रशंसा की गई है। समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक होने के कारण स्त्रियों पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाए जाने के भी वर्णन मिलते हैं। धीरे धीरे स्त्रियों को और अधिकारों का भी हनन कर लिया गया और उन्हें पूर्णतया पुरुषों पर आश्रित कर दिया गया। स्त्रियों के संदर्भ में महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि यदि उनकी कामना करने वाला पुरुष ना हो और उन्हें परिजनों का भय ना हो, तभी मर्यादा में रहने वाली स्त्रियां मर्यादा में रहती हैं, अन्यथा वे कभी भी मर्यादा में नहीं रहती। उन्हें अवसर और स्थान नहीं मिल पाता, ना ही प्रणय करने वाले पुरुष, नहीं तो वे साध्वी नहीं रह सकती। मनु ने भी लिखा है कि स्त्रियों स्वभाव से पुरुषों को दूषित करने के कार्य में संलग्न रहती हैं। वे पुरुषों को काम
पाश में बांधकर कुपथ की ओर ले जाती हैं। महाभारत में स्त्री को धर्म, अर्थ और काम का मूल माने जाने का भी वर्णन उपलब्ध है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं को प्राचीन भारत में पर्याप्त आदर व सम्मान प्राप्त था, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होता चला गया। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में किस प्रकार महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता था, लेकिन वह धीरे धीरे धूमिल होने लगा था। आगे हम मध्यकाल के काल में लिंग भेद की दशा को देखेंगे। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में निरंतर गिरावट आने लगी थी। बर्बर मुस्लिम आक्रांता केवल आमोद प्रमोद का साधन मानते थे, स्त्रियों को आमोद प्रमोद का साधन मानते थे। अतः सल्तनत काल में प्रत्येक पिता अपनी पुत्री की सुरक्षा हेतु उसका यथाशीघ्र विवाह करने का इच्छुक होता था। भारत में मुसलमानों के आगमन के कारण पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ। हिंदू समाज में उच्च परिवार की महिलाएं तो शिक्षित थी, किंतु निम्न परिवार से संबंधित स्त्रियां एवं ग्रामीण अंचल में रहने वाली स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का पूर्णतया अभाव था, जिसका प्रमुख कारण पर्दा प्रथा की कठोरता थी। स्त्रियां घर की चार दीवारी में बंद रहकर दासी के समान जीवन व्यतीत करती थी, जिसके कारण उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया था। तुलनात्मक दृष्टि से इस युग की मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक स्थिति हिंदू महिलाओं की तुलना में अच्छी थी, क्योंकि मुस्लिम समाज में स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार तथा तलाक का अधिकार प्राप्त था, परंतु मुस्लिम समाज में प्रचलित बहुविवाह की प्रथा के कारण उनका जीवन नारकीय हो गया था। मुगल काल में भी स्त्रियों की दशा निरंतर पतन की ओर अग्रसर थी। बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा के प्रचलन ने समाज में महिलाओं की स्थिति को अत्यंत दयनीय बना दिया था। उदार मुगल सम्राट अकबर ने स्त्रियों की रक्षा के लिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे, परंतु वह उसे पूरी तरह से समाप्त करने में असफल रहा। हिंदू समाज में सामान्यतः एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, किंतु शाही और सामंत परिवार में एक से अधिक पत्नियां रखने की परंपरा थी। मुस्लिम समाज में प्रत्येक व्यक्ति 4 विवाह तो कर ही सकता था। इसके अतिरिक्त सिया संप्रदाय में प्रचलित मुतहा विवाह, जिसे हम अस्थायी विवाह कहते हैं, जो एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। इस मुतहा विवाह के कारण अनेक विवाह होते थे, जिसके कारण मुस्लिम महिलाओं को अत्यधिक मानसिक व शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुस्लिम समाज में प्रचलित तलाक और पुनर्विवाह के अधिकार ही उनके बचाव का एकमात्र साधन था। मनु जी के वर्णन में इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बार बार कन्या को जन्म देने वाली स्त्री से लोग घृणा करते थे और हिंदू समाज में किसी महिला का विधवा होना उसके पूर्व के जन्म के कर्मों का फल स्वीकार किया जाता था तथा अनेक प्रकार से उसका उत्पीड़न किया जाता था। फिर भी इस काल में गुलबदन बेगम, नूरजहां, मेहरुन्निसा, जिनका नाम था जेबुन्निसा, मीराबाई आदि महिलाएं काफी प्रसिद्ध विदुषी थीं। मध्य युग में कुछ ऐसी महिलाओं का उल्लेख भी मिलता है जिन्होंने न केवल प्रशासन में हस्तक्षेप किया, अपितु अपना प्रभुत्व भी स्थापित किया। इन महिलाओं में अकबर की माता माहम अनगा, चलदेल रानी दुर्गावती, चांद बीबी, नूरजहां और ताराबाई का नाम
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सर जे.एन. सरकार ने ताराबाई के संबंध में लिखा है कि उसकी प्रशासनिक प्रतिभा एवं चारित्रिक शक्ति ने देश को भयानक विपत्तियों से बचा लिया था। वह प्रशासन के साथ साथ युद्ध कला में भी प्रवीण थी। हिंदू समाज में प्रचलित जौहर की प्रथा के कारण स्वयं सम्राट जहांगीर ने हिंदू महिलाओं के संदर्भ में लिखा है कि जौहर प्रसिद्धि और पवित्रता की वह आग है जिससे सतीत्व को कोई अवैधानिक व्यक्ति छू नहीं सकता था। अतः स्पष्ट है कि मध्यकाल में निसंदेह स्त्रियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे और मनोविनोद का साधन भी स्वीकार कर लिया गया था, किंतु इसके बावजूद उनकी स्थिति अत्यंत गिरी हुई नहीं थी। समाज में मां पुत्री के रूप में उसे आदर और महत्व प्राप्त था। उनके द्वारा प्रशासन, साहित्य और कला के विकास में किए गए योगदान से भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि उन्होंने समाज में किसी न किसी रूप में आदर प्राप्त था। अब हमने मध्यकाल में लिंग भेद और महिलाओं की दशा को देखा। इसके बाद हम आधुनिक काल में लिंग भेद की स्थिति अर्थात महिलाओं की दशा को देखेंगे। आधुनिक काल में स्त्रियों को समाज में महत्व प्रदान कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राजा राममोहन राय ने स्त्रियों को किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं आंका। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया और बहुविवाह की निंदा की। ईश्वरचंद विद्यासागर भी विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने तर्कों के माध्यम से महिलाओं की दशा को सुधारने के कुछ सुधारों की वकालत की और विधवा विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में सफल रहे थे। इन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह के विरुद्ध भी आंदोलन किए। कालांतर में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। 20वीं शताब्दी में नारी मुक्ति आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला तथा उन्होंने देश की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस नामक संस्था की स्थापना के बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम 1955 व 1956 में पारित किए गए, जिससे महिलाओं और पुरुषों के मध्य अंतर न करना स्वीकार किया गया तथा उन्हें बिना किसी लिंग भेद के उनके समकक्ष मान लिया गया। विभिन्न महिला संगठनों ने समय समय पर आंदोलनों के माध्यम से अपनी जागरूकता का परिचय दिया। 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र में मूल्य वृद्धि के विरुद्ध के समय 1974 ईस्वी में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के अवसर पर तथा 1977 में छत्तीसगढ़ माइंस संघ की महिलाओं ने भिलाई स्टील प्लांट के मशीनीकरण के अवसर पर अपनी अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके कारण सरकार को उनके हितों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा। इस प्रकार से हमने लिंग भेद के तीनों कालों को देखा कि किस प्रकार महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में कैसी रही और उस दौर में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार या भेदभाव किया जाता था। अब हम इसके निष्कर्ष को देखेंगे। वर्तमान समय में बिना किसी लिंग भेद के महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, वह भी पुरुषों के समान,
किसी भी सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। उनको पुरुषों के समान वेतन दिया जाता है और उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। अतः स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति में भले ही कुछ उत्थान पतन समय समय पर होता रहा हो, परंतु वर्तमान में वे पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं और समाज में उनका आदर व सम्मान भी पुरुषों से कम नहीं है। इतना होने के बावजूद भी हम देखें तो वर्तमान परिवेश में स्त्रियों की दशा में काफी हद तक सुधार अवश्य आया है, लेकिन समाज की मानसिकता अभी पूरी तरह से स्त्रियों के पक्ष में नहीं दिखाई देती है। अभी भी स्त्रियों के साथ कार्यस्थल पर अनेक प्रकार के भेदभाव देखे जा सकते हैं, जबकि सरकार ने विभिन्न कानूनों और उपबंधों के द्वारा इन भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन भारतीय जनमानस की जो उनकी मनोदशा रही है, वह महिलाओं को बराबर का स्तर देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले भारतीयों को उनके मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। उनके मन से ये विकार निकाल देना होगा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे हैं। महिलाओं का भी किसी भी परिवार के, किसी भी समाज के, किसी भी राज्य के या किसी भी देश के विकास में उतना ही महत्वपूर्ण और योग्यतम उनकी भूमिकाएं हैं, वो उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि पुरुषों का ही है। इस प्रकार से हम देखें तो लिंग भेद प्राचीन काल से चली आ रही एक रूढ़िवादी परंपरा है, जो काफ़ी हद तक आधुनिक काल में समाप्त की जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद यह भारतीयों के मनोदशा में व्याप्त है। इसे समाज से तभी पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है जब व्यक्ति मानसिक स्तर पर यह मानकर समझ ले कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हैं, और यह काफी हद तक सत्य भी है। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। अभी कुछ और सुधार वांछित है। तो इन्हीं वाणी के साथ हम अपने इस विषय को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसे हम लिंग भेद भी कहते हैं, यहाँ समाप्त करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आया होगा और आप इसमें सहजता से उत्तर दे पाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।